हाय बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्कोर 99 प्लस। देखो बेटा, आज अपन करेंगे 10th क्लास का साइंस का जो मॉडल टेस्ट पेपर आया हुआ है। आप सबको पता है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें अपन को जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको मैं 1 बाय 1 कराऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि इस पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखो, सबसे पहले आपको जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ, इनको देख लेना। पहले जो भी पार्टिकुलेट्स दिए हुए हैं और जो भी इसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, निर्देश जो दिए हुए हैं, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना और वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, पहला अपना क्वेश्चन क्या दिया है, संकुचन के समय। आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करवाऊंगी। उसके साथ ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्वेश्चन दिए हुए कैसे हैं, और आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। देखो, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है। अपने हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आपको पता है अपने हृदय कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय, आलिंद और नीले। तो जब आलिंद से रक्त नीले में आता है तो इसकी पश्च प्रवाह को कौन रखता है। बाई और दाई तरफ दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं जो रक्त के पश्च प्रवाह को रोकते हैं। आपको ये वीडियो मैंने पहले डाल रखी, वहां पे हार्ट के फंक्शंस पूरे डाल रखे हैं, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखो, आपको यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वहां पे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाया कि हार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। देखो, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। अपन ने पढ़ा था इस तरह से न्यूरॉन की जो संरचना है वो भी इम्पोर्टेंट है। न्यूरॉन के लास्ट वाले पार्ट में इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस तरह से दूसरा न्यूरॉन आके यहाँ पे जड़ता है। बीच में से क्या होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्सिस क्या होता है। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस के अंदर विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, कोशिका काय में नहीं, तंत्रिकाक्ष पर, दुर्माशय पर, कोशिका द्रव्य में। तो दुर्माशय के लास्ट में क्या पाया जाएगा, अपन क्या लिखेंगे, दुर्माशय पर, क्योंकि इसके अंतिम छोर पर एक सिरा पाया जाता है जिससे दूसरा सिरा जुड़ेगा। इसके बीच में क्या पाया जाएगा, सिनेप्सिस पाया जाता है। और इसी सिनेप्सिस के अंदर जितनी भी विद्युतीय संकेत आते हैं वो रासायनिक संकेतों में परिवर्तन हो जाते हैं और आगे ट्रांसफर होते हैं। मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, मानव मस्तिष्क का क्या कार्य है। देखो, अपन सोचते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अपन ने मानव मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े थे, अगर, मध्य और पश्च। उसके अंदर सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। कक्ष भी RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। देखो, अगर आपने मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा R का मीन्स क्या होता है, राउंड ना, गोल। और Y लक्षण किसको, Y जीन किसको दिखाता है, येलो। येलो मीन्स पीला। तो जब कैपिटल R और कैपिटल Y जहां भी आएंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, एक तो होता है प्रभावी जीन और एक होता है अप्रभावी जीन। इसके साथ देखो, जब स्मॉल r आए और स्मॉल, ये कौन से जीन है, प्रभावी जीन, और ये होते हैं अप्रभावी जीन। तो जहां भी अपने पास अगर ये कैपिटल R और स्मॉल r आ जाते दोनों साथ, तो भी डोमिनेंट प्रभावी कौन होता, कैपिटल R वाला। तो अब देखो किसमें है, गोल हरा नहीं, झुर्रीदार पीला नहीं, गोल और पीला। तो ये कैसे होंगे, RRYY, गोल और पीला। एक्सटर्नल आपतन कोण का मान होगा, आपतन कोण का मान क्या होगा। देखो, प्रकाश के परावर्तन में अपन ने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, अभिलंब,
और यहाँ से जो आपतित किरण होती है किसी भी माध्यम से जब वो टकराती है उसके बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तित कोण। परावर्तन के नियम अपन ने पढ़े थे, ये क्या है अपनी आपतित किरण, और ये कोई भी माध्यम है जिससे टकराकर ये किरण वापस जाती है, इसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो बीच वाला अपना क्या है, अभिलंब। तो जब भी आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। ये परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन के। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहते हैं। ये भी आप याद कर लेना, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखो आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण से ज्यादा, परावर्तन कोण के समान। हमेशा आपको क्या याद रखना है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। जितना अभिलंब के साथ, यहाँ मान लो कई बार मान दे दिया जाता है कि आपतन कोण का मान कितना है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि हमेशा परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा क्या है, जितना भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहते हैं। देखो बेटा आगे देखो, बाह्य आघातों से अपनी आंख की सुरक्षा कौन करता है, तो क्या आएगा, कार्निया। अगर पूछा जाए कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, कार्निया। कार्निया को ही हमेशा दान किया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, अपनी आंखों का दान कर दिया, पूरी आंख को दान नहीं किया जाता है, उसका कार्निया भाग ही दान किया जाता है। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखो एक ही कूलाम है, एक ही जूल है, तो विभवांतर भी हमेशा क्या होगा, 1 वोल्ट ही होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये आपको याद रखना है और आपको हमेशा इसी तरह से कार्य करना है। क्लियर। यदि किसी परिपथ में अगर आपसे 1 कूलाम दिया हो, चाहे वो इसी का दिया हो या फिर आगे प्रतिरोध वाला जो चैप्टर है उसमें भी दिया हुआ है, तो 1 कूलाम अगर 1 कूलाम आवेश को प्रभावित करने में अगर 1 जूल कार्य किया गया है, तो विभवांतर भी कितना होगा, 1 वोल्ट। चालक का तार प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक की लंबाई पर, जो चालक तार है उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो अपने पास इसका फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू देखो चालक तार की लंबाई पे भी निर्भर करता है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू L/A। उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ये क्या होता है उसकी लंबाई और ये होता है उसका एरिया, क्षेत्रफल। तो ये क्या कह रहा है, चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं पूछा है अपने से, तो चालक तार की लंबाई पे भी करेगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, उपयुक्त दोनों पे भी करता है। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संरक्षण। आप सभी को पता है कि जब भी लोहे के ऊपर कोई भी परत चढ़ेगी तो ये क्या कहलाएगी, संरक्षण। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। विकृत गंधिता, पहले वाले चैप्टर में ना विकृत गंधिता क्या होती है,
जब भी किसी ऑयली पदार्थ के अंदर वो अपचयन हो जाता है, अपचित हो जाता है, उसके अंदर गंध आने लग जाती है, स्मेल आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। दिव्य विस्थापन, सारे पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन है ये। दिव्य विस्थापन क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया के अंदर जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? दिव्य विस्थापन। 2CH3COH ये क्या है? मेथिल एल्डिहाइड, सोडियम कार्बोनेट उपयुक्त अभिक्रिया में यौगिक है, तो अपने पास यौगिक क्या बनेगा? CS, ये COO कहाँ चला जाएगा? ए के पास पूछा है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? बे। क्लियर? आगे देखो मैंने धात्विक संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? सभी को पता है अपने को क्या करेंगी? देखो धातुओं की जब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? धातुएं अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगी? धन आयन। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो क्या बनेगा? धन आयन, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो क्या बन जाएगा? ऋण आयन। लेकिन अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या है कि धात्विक संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? तो क्या बनाएंगी? धन आयन। संयोजकता कोष कौन सा होता है? कि किसी भी धातु या कोई भी जो अपने पास तत्व होता है उसके बाह्यतम कोष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। लेकिन देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 7, तो अपन संयोजकता कैसे निकालते हैं? 8 में से 7 को माइनस करते हैं, उस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। O3 किसका रासायनिक प्रतीक होता है? ओजोन का। धातु का दहन-क्षय pH मान कितना होने पर शुरू होता है? दहन-क्षय कब होगा? जब अपनी बॉडी के अंदर एसिड होता है तो वहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। और एसिड वाला देखो जब अपन ने pH स्केल पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना कि pH स्केल के अंदर 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है। 7 के ऊपर कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? न्यूट्रल, उदासीन। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन। तो एक जिसका pH मान 1 से लेकर 6 तक होगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। और जिसका pH मान 8 से लेकर 14 तक होगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो दहन-क्षय होना शुरू कब होगा? जब 5.5 से कम होने पर अपने दांतों में दहन-क्षय होना शुरू हो जाता है। pH मान, ठीक है, pH स्केल से अपन pH मापते हैं। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि pH स्केल की खोज किसने की? तो आपको पता होना चाहिए किसने की थी? सोरेनसन 1913 में। क्लियर? ये देखो एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारे ऑप्शंस करवा रही हूँ। क्वेश्चन कहाँ से भी घुमा फिरा के आए आपको अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसी तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पुष्प में नर जनन भाग का क्या होता है? नाम पूछा है अपने पास, देखो अंडाशय, वर्तिकाकार, पुंकेसर और बाह्यदल। अपन कोई भी फ्लावर लेते हैं तो उस फ्लावर का डायग्राम इस तरह से बनाओगे आप। ये वाले क्या होते हैं उसके? बाह्यदल। उसके बाद इस तरह से अपन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या होती है? अंडाशय, ये वर्तिकाकार और ये वर्तिका, और यहाँ से निकलता है मेल वाला इस तरह से। तो ये वाला भाग कौन सा है? नर, और ये वाला कौन सा है? मादा तंत्र। तो यहाँ पे वर्तिका, वर्तिकाकार, और ये कौन सा है आपका? अंडाशय। तो आपने से पूछा क्या है? नर जनन भाग का नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? पुंकेसर। इसको आप क्या बोलोगे? पुंकेसर। क्लियर? विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? कठोर लोहे का? नहीं। नरम लोहे का? किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है। नरम एवं कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से नहीं बनाया जा सकता। तो चुंबक हमेशा किसका बनाया जाएगा? नरम लोहे से बनाया जाता है।
देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, नर जनन, मैंने आपको क्या समझा दिया, मादा जनन तंत्र। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हमें छोड़ के नहीं आना है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये ग्रंथि, उसको एमाइलेज, नाम क्या है, एमाइलेज, या कई बार इसका नाम टाइलिन भी आ जाता है। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। लार में पाए जाने वाले, लाला रस भी लिखा है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, लाला रस भी कहते हैं, लारिये ग्रंथि भी कह सकते हो, एमाइलेज भी कहते हैं, और टाइलिन भी। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, सबसे तो पहले वाला जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा, अपन ने देखो पहले वाला जो श्रेणी में पहला जो क्रम था वो क्या था, हाइड्रोजन हीलियम वाला जो पहले वाला क्रम है, उसके अंदर आप देखो ना सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पूछा है। तो अपने पास पहले वाली ट्रिक क्या थी, अब की बार 5 वाला चैप्टर हटा दिया है, जो अपने पास श्रेणी वाला चैप्टर था उसमें देखो पहले के हाय लीना ने कार मांगी रब से सीजियम फरारी। तो ये जो सीजियम होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। नल के जल का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होगा, 6.5 से लेकर 8.5 तक माना जाता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, ये देखो रटने वाली चीज है बेटा, आप लोगों को लर्न करनी ही पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, 1.33। वोल्टोमीटर को सदैव कौन से परिपथ में लगाया जाता है, ठीक है। वोल्टोमीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो अपने पास कौन सा आएगा, श्रेणी क्रम। देखो बेटा एक होता है एमीटर और एक होता है, देखो बेटा सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है उनको अपन क्या कहेंगे, स्वयंपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, परपोषी। दही में उपस्थित, हो गए सारे क्वेश्चंस। आपको इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। मादा में अंडाशय की संख्या, देखो ये वाला क्वेश्चन अपना रह गया था। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। अगर जोड़ी पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, 1। लेकिन यहाँ पे अंडाशय की संख्या पूछी है तो कितने लिखेंगे अपन, 2। नल के जल का पीएच मान हो गया, जल का अपवर्तनांक, वोल्टोमीटर, एमीटर। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से ये रिवाइज करना है। आगे देखो, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में उपस्थित कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। देखो ये 1 लीनियर क्वेश्चन है, एक ही लाइन के क्वेश्चन है ना, तो आपको इसी तरह से लिख के आना है। और इसके आगे इनके मार्क्स भी दिए हुए हैं, तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस में पूछा गया है वैसे वैसे इसका आंसर लिखना है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है। मैग्नीशियम और क्लोराइड, देखो निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। ये अपन 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1। ये संयोजकता आपको आनी चाहिए। अब देखो जब भी अपन किसी भी, ये तो किसका पूछा है, मैग्नीशियम
क्लोराइड का। किसी भी द्विधार, किसी भी यौगिक का अगर आप सूत्र बनाओगे तो वो इसी तरह से बनाना है, चाहे वो किसी के भी तत्व का पूछ रखा हो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, क्लोरीन की कितनी है 1। जब अपन ये सूत्र बनाते हैं तो इसकी संयोजकता इसमें चली जाती है और इसकी संयोजकता इसमें चली जाती है। तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से मान लो अगर आपको पास दिया हो NaCl, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 1+ और क्लोरीन की कितनी होती है 1-। तो अपन क्या लिखेंगे, सोडियम की संयोजकता किसके साथ जाएगी, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन की संयोजकता किसके साथ जाएगी, सोडियम के साथ। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा NaCl। और ये सूत्र किसका होता है, सामान्य नमक का, जिसका यूज अपन खाने में करते हैं। आगे देखो, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों। देखो हीरे के अंदर क्या पाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व विद्युत का चालन करते हैं। वो कोई भी तत्व हो जिसके अंदर प्लस और माइनस मतलब आयंस क्या पाए जाएंगे, जिनके अंदर आयन फ्री पाए जाएंगे, प्लस और माइनस, वो हमेशा क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तत्व होने जरूरी है। अब अपने से पूछा क्या है, हीरा क्यों नहीं करता, क्योंकि हीरे के अंदर कोई भी आयंस मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। अगर वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते तो वो विद्युत का चालन भी नहीं करते। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कितना होगा 6। ये आपको आते हैं ना 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। तो कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे। आपको इस तरह से ये लर्न करने हैं। अब तो कार्बन का पूछा है, वो बेरिलियम का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है, हीलियम का पूछ ले, लिथियम का पूछ ले, तो आपको ये परमाणु क्रमांक आने चाहिए। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप क्या लिखोगे, न्यूरॉन। अगर अपने शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई पूछी जाए तो क्या लिखोगे, कोशिका, क्योंकि कोशिका से मिलके अपना शरीर बना हुआ है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रचनात्मक। अपना शरीर बना, उससे अपनी रचना हुई, तो वो क्या होगी, कोशिका। जितने भी अपने शरीर के अंदर कार्य किए जाते हैं वो भी किससे किए जाते हैं, कोशिका से। क्योंकि कोशिकाओं को समूह मिलके क्या बनाएगा, उत्तक। उत्तकों का समूह क्या बनाता है, अंग। और अंग से हमारे क्या बनते हैं, अंगतंत्र। इस तरह से अपनी जो पूरी शरीर जो बना हुआ वो किससे बना हुआ है, कोशिका का। तो शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या होगी, कोशिका। यहाँ पे किसकी पूछी है, तंत्रिका तंत्र की, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो वो क्या विधि है, बहुविखंडन विधि। ये विधि कौन सी हो जाएगी, बहुविखंडन विधि। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, बताओ भाई। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होगा। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, ये अपन ने पढ़ रखा है, 2 गुना वक्रता त्रिज्या बराबर क्या लिखोगे, 2 गुना फोकस डिस्टेंस। फोकस दूरी। ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये अपने सारे काम में आने वाले हैं। मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो देखो अपन मुख्य अक्ष को परिभाषित कैसे करेंगे, अपन ने क्या पढ़ा था, ये वाला इधर वाला जो होता है इसको क्या बोलते हो आप, अवतल दर्पण। और जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको आप क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण। और ये जो इधर गुफा की तरह होता है इधर वाला जो पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है। तो यहाँ पे अपने क्या होती है, फोकस दूरी। तो एक काल्पनिक रेखा जो फोकस दूरी और इस प्रिंसिपल बिंदु मुख्य अक्ष को मिलाती है उसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अपन ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के
जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनके जो गुण पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इनकी दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका बताइए। तो इनकी भूमिका क्या होती है? पर्यावरण में विघटन जो करते हैं, ये कचरे को डिकम्पोज कर देते हैं, तो ये भूमिकाएं आप इनको लिख सकते हो। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखो, देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये तो आपको डायरेक्टली आने ही चाहिए। अब अपना क्या आ गया? सेक्शन बी। देखो इसमें कितने संख्या, पर्सन संख्या कितने से कितने तक दी गई है? 4 से 15 तक। अब आपने से क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, और देखो इसके साथ में इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए आपकी, 50 शब्दों में ही लिखना है। और इस तरह से क्वेश्चन भी डिवाइड कर रखे हैं। क्वेश्चंस देखो आप, अगर आप यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यौगिक किसको पहचानना है? एक्स को। ठीक है, तो ये कितने नंबर का हो गया? हाफ मार्क्स का। उसके बाद अभिक्रिया का नाम, ये कितने मार्क्स का है? हाफ मार्क्स का। उसके बाद इसकी अभिक्रिया लिखनी है, ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का। तो इस तरह से आपको इसकी अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, देखो आगे अपने से क्या पूछा? यौगिक एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यौगिक एक्स, एल्यूमिनियम के क्रियापन किसके साथ करवाएंगे? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अपने पास क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस, फिर इसको अपन आगे निकाल देंगे। क्लियर? तो ये यौगिक एक्स पहचानना है, तो अपने पास यौगिक एक्स क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और ये ही लोहे पे जंग लगने का सूत्र भी क्या होता है? लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका सूत्र भी क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, अभिक्रिया का नाम लिखिए, ये कितने मार्क्स का है? हाफ मार्क्स का। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको मार्क्स डिसाइड कर रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर लिखना है। अभिक्रिया का नाम क्या है? थर्मिट अभिक्रिया। उसके बाद अपने को क्या लिखना है? इसकी अभिक्रिया लिखिए, ये है इसकी अभिक्रिया। इसमें सिर्फ जो फर्स्ट वाला पार्ट दिया है उसमें यौगिक एक्स को पहचानना है, तो अपना एक्स यौगिक कौन सा है? एल्यूमिनियम तो इन्होंने दे ही रखा है, अपना यौगिक एक्स क्या हो जाएगा? फेरिस ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड ही किसका होता है? अगर अपने से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि लोहे पे जंग लगने वाला सूत्र लिखिए, तो भी अपन क्या लिखेंगे? फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? अभिक्रिया का नाम, तो अपन क्या लिखेंगे? थर्मिट अभिक्रिया। और इसकी अभिक्रिया लिखिए, तो थर्ड नंबर पे अपन को क्या लिखनी है? इसकी अभिक्रिया। एल्यूमिनियम का किसके साथ रिएक्शन करवाई? फेरिक ऑक्साइड के साथ। अपने पास उत्पाद क्या बन के आता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फिर इसको अपन ने अलग कर दिया। और ये अभिक्रिया वैसे कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आगे देखो, देखो अब अपने पास क्वेश्चन क्या है? 5 वाला, विकृत गंधिता को समझाइए। विकृत गंधिता क्या होती है? जितने भी अपन चिप्स कुरकुरे खाते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब वो ऑयली पदार्थ अगर बाहर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उनके अंदर गंध आनी शुरू हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। अगर इसका आंसर लिखना है तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखो, जब तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके गंध देनी शुरू कर देते हैं या उनमें गंध
आनी शुरू हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, फिर अपने पास क्वेश्चन क्या है, 4 प्रक्रियात्मक समूह के नाम लिखिए। तो अपने पास क्या है, CHO, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। 4 प्रक्रियात्मक समूह लिखने हैं R के साथ। R लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो। अगर अपने पास OHO, इसको अपन क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ये कौन सा ग्रुप है, नोल वाला, जो लास्ट में क्या लिखेगा, नॉल। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। कितने पूछे अपने से, 4। और क्या लिख सकते हो, कीटोन ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं, बिटेनॉन, मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, हेक्सेनॉन। मतलब जिसके साथ भी ये लगेगा ये क्या है, कीटोन ग्रुप। 2 अपन ने क्या पढ़े थे, क्लोरीन और ब्रोमीन, वो भी अपने क्या है, प्रक्रियात्मक समूह। तो आप क्या लगा सकते हो, क्लोरीन और ब्रोमीन भी लिख सकते हो। एल्डिहाइड हो गया, एथेनॉल हो गया। एक अपने पास होता है COOH, एसीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड, नॉल, इसके आगे क्या लिखेगा, नेल। जैसे मैथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे ग्रुप मैंने लिख दिए हैं, आप इनको लिख सकते हो। फिर देखो 7, मैथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए। अपन ने पढ़ा अल्कोहल। अल्कोहल का यूज किस में किया जाता है, जितनी भी खांसी की दवाई आती है, मेनली जितनी भी मेडिसिन अपन यूज करते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, अल्कोहल का। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। ये घातक क्यों होता है, अगर इसकी मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा ले ली जाए तो इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है, अगर इसका सेवन ज़्यादा कर लिया जाए। अगर थोड़ी मात्रा भी इसकी होती है तो इंसान अंधा भी हो सकता है, इसलिए मेथेनॉल का यूज सबसे घातक होता है। जो ये सस्ते दारू वगैरह आते हैं उसमें भी क्या डाल देते हैं, मेथेनॉल। ऐसा कई बार आप लोगों ने सुना है ना कि उसने दारू पी थी और उसकी मृत्यु हो गई, उसका कारण ये होता है उसके अंदर मेथेनॉल मिला दिया जाता है, क्योंकि ये एथेनॉल से सस्ता आता है और उसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, ये अपन 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पौधे के अंदर पोषण कैसे होता है। पौधे के अंदर ग्रीन भागों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और वायु तथा पानी का यूज करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखो उसके बाद अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पौधे के ऊपरी भागों तक पानी कौन पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, जाइलम। क्योंकि बहुत बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे के अंदर भोजन तो बना लिया लेकिन उसके सारे भागों में ये वितरित कौन करता है, तो क्या लिखोगे आप, जाइलम तथा फ्लोएम। पढ़ा था ना अपन ने। जाइलम क्या करता है, देखो जल के आगे भी क्या आता है, जय, और जाइलम के आगे भी क्या आता है, जल। तो पौधे के सभी भागों में जल को पहुंचाने वाला कार्य कौन करेगा, जल और खनिज लवण का कौन करेगा, जाइलम। और फ्लोएम क्या काम करता है, भोजन कहाँ बनेगा, जहाँ पे ग्रीन भाग होता है, तो पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पौधे के सारे भागों में कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन। ये साथ साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये भी आप इसके साथ उतार लेना, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए और एक क्वेश्चन के साथ आप 5 क्वेश्चनों का रिवीजन साथ कर लो। भोजन को सभी
भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। सामान्य वर्दी और लैंगिक परिपक्वता में एक दूसरे से कैसे भिन्न है? देखो, जो सामान्य वर्दी होती है वो क्या होगी, जैसे अपनी ग्रोथ होती जाती है, पेड़ पौधों में भी वर्दी होती है, ह्यूमन बीइंग में भी वर्दी होती है। लेकिन लैंगिक परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि जब लैंगिक अंगों का विकास होना है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं नर और मादा, तो जो नर होते हैं उनके अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का पतलापन होना या आवाज का कठोर होना, इसी तरह से और द्वितीय लैंगिक अंगों का विकास होना, ये सारे जो लैंगिक अंगों के विकास होते हैं वो सारे किस में आएंगे, लैंगिक परिपक्वता के अंदर। और जो सामान्य वर्दी होती है वो हमारी पेड़ पौधों में भी पाई जाएगी, ह्यूमन बीइंग में भी पाई जाएगी। तो ये दोनों में एक दूसरे से भिन्नता है, ये आप उतार लो। लड़कियों में क्या होता है, स्तन का ग्रोथ होना, उनकी आवाज में पतलापन होना और द्वितीय लैंगिक जनों का विकास होना। क्वेश्चन नंबर 10। देखो 9 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब अपने पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 10, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मस्तिष्क का तंत्र और हृदय का, ये सारे चित्र आप लोगों को बनाना सीखना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो आपको पता है अपन ने पहले 1 नंबर में क्वेश्चन किया था ना कि मादा के अंदर अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2। इस तरह से आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, इस तरह से। ये क्या होते हैं, अंडाशय। अगर जोड़ी पूछे जाएंगे तो 1 जोड़ी लिखोगे, अगर अंडाशयों की संख्या पूछी जाएगी तो 2 लिखोगे। ठीक है, ये ग्रीवा और यहां से जो आएगी ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ये योनि। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए। देखो, आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाना अपने को। हवा से पानी, तो अपने पास हमेशा अपवर्तन में क्या होते हैं, 2 माध्यम होते हैं, एक सघन होता है और एक विरल होता है। तो अपन इस तरह से एक माध्यम ले लेंगे। ठीक है, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, हवा, और ये अपना वाला माध्यम कौन सा है, पानी। तो आप हवा को कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम, और पानी कौन सा हो जाएगा अपना, सघन माध्यम। ये बीच में अपने क्या होता है, नॉर्मल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो जब भी आपतन किरण इस तरह से आएगी, आपतन किरण, ठीक है, ये जानी तो चाहिए ऐसे, लेकिन जब भी कोई आपतन किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। आप सपोज करो, देखो विरल माध्यम का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी जंगल, एक बार आप सड़क पे चल रहे थे, उसके बाद आप जंगल में चले गए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो सेम वही इसमें करना है आपको। हवा अपना कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो हवा से जब सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। इस तरह से आपको डायग्राम दिखाना है। ये इस तरह से जाती है डॉट डॉट, लेकिन ये कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये अभिलंब की ओर आपको झुकी हुई दिखाई देगी। ये किरण अपनी कौन सी हो जाएगी, आपतित किरण। आने वाली किरण को हमेशा क्या लिखना है, आपतित किरण। और ये यहाँ से क्या हुई, अपवर्तित, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अपवर्तित किरण। और ये जो डॉट डॉट मैंने आपको बीच में दिखा रखा है, ये क्या है, अभिलंब। तो इस तरह से आपको डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि इसने पूछा है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो डायग्राम बना के आपको लिखना भी है साथ में। क्योंकि आपने ऊपर जो इंस्ट्रक्शन इसके पढ़े थे उसमें क्या लिखा था कि 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो आपको क्या लिखना है कि जब भी कोई आपतन किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से थोड़ा दूर चली जाती है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्या है, उत्तल प्रतिबिंबों पर बनने वाले स्थिति बतानी है कि जो बिंब दिया हुआ है उसके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। ठीक है, तो अपने पास उत्तल दर्पण के कितने बिंब बनते हैं, 6 बिंब बनते हैं। मैं आपको एक लाइन से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो बीच में अपन क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद अपन ने क्या लिखना है, एफ। उसके बाद क्या लिखना है, कर्वेचर। और उसके बाद अपन लिख देंगे अनंत। तो इस लाइन के माध्यम से आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कर सकते हो। सेम ऐसा ही अपने को क्या लिखना है, आगे लिखना है, ये एफ, ये सी, और ये अपना क्या हो जाएगा, अनंत। अगर इस साइड अपन क्या लिखेंगे, बिंब, और इस साइड लिख देते हैं अपन प्रतिबिंब। इस लाइन के माध्यम से आप, इसमें क्या पूछी है, प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, सेम सारे आंसर कर दोगे, चाहे वो 1 वर्ड में आए क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग में आए। आप इस लाइन को अगर याद कर लेते हो तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लोगे। देखो अगर अपने पास पहला बिंब कहाँ रखा जाए, अनंत पे, यहाँ से चलना, तो उसकी स्थिति कहाँ हो जाएगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस पे बनेगा। इसी तरह से अपन आगे चले जाएंगे। ठीक है, अगर बिंब कहाँ रखा जाता है, अनंत और सी के बीच में, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सी के साथ में। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप तथा सी के बीच में, या आप क्या लिख सकते हो, सी के साथ में। तीसरा अपना क्या हो जाएगा, अगर कोई भी बिंब कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। क्योंकि इनकी जो दूरी होती है वो भी क्या होगी, समान होगी, और जितनी दूरी बिंब की है उतनी ही किसकी होगी, प्रतिबिंब की। इनकी स्थिति भी वैसे ही रहेगी। चौथी कंडीशन अपने पास क्या होगी, अगर अपने पास बिंब कहाँ रखा जाए, सी तथा एफ के बीच में, तो वो कहाँ चला जाएगा, सी के थोड़ा आगे, उसको आप क्या लिखोगे, सी से परे। पांचवी अपने पास क्या है, अगर बिंब कहाँ रखा जाए, फोकस पे, तो आप उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाओगे, अनंत पे। देखो एक ही लाइन से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना भाई। पहला बिंब अपन ने कहाँ रखा, अनंत पे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया, फोकस पे। सुन, दूसरा अपने पास क्या है, सी के साथ में, तो अपन क्या लिख देंगे, सी एफ तथा सी के बीच में। तीसरा अपना बिंब कहाँ रखा गया, कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। चौथा अपना क्या है, सी तथा एफ के बीच में, तो अपन भी क्या लिखेंगे, सी से थोड़ा आगे या सी से परे। पांचवी कंडीशन अपने पास क्या है कि बिंब कहाँ रखा गया, फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। छठी कंडीशन अपनी क्या आएगी, आप तथा पी के बीच में, तो आप क्या लिखोगे उसको, अनंत से आगे, और जो अनंत के आगे बनेगा वो अपने को दिखेगा नहीं, तो वो आभासी होगा और हमेशा सीधा रहेगा। इस तरह से इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेना और इसके ऊपर इसी तरह से सारे मार्क्स कर लेना। आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए,
गलत नहीं होगा। लघु पठन से आप क्या समझते हैं, बताओ। लघु पठन क्या होता है, अपने घरों में होता है, जैसे आपस में तार चिट चिट नहीं करते, शॉर्ट सर्किट, जिसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट। तो क्या कहता है, लघु पठन होता क्या है कि जब भी कोई उदासीन तार, जब कोई उदासीन तार किसी विद्युत चालक तार से ज्वाइन हो जाता है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, लघु पठन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके साथ स्टार लगा के आप ये भी लिख लेना कि लघु पठन को वन लीनियर क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लघु पठन को कैसे रोका जा सकता है। तो लघु पठन को फ्यूज के तार लगा के रोका जा सकता है। क्लियर, आपको इसी तरह से आंसर लिखने हैं। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो पहली गतिविधि आप क्या लिख सकते हो, जल प्रदूषण रोकना चाहिए, वायु प्रदूषण रोकना चाहिए, कचरे जो अपने पास प्लास्टिक की जो चीज़ें आप यूज करते हो उनके प्लास्टिक की थैलियाँ यूज ना करके कपड़े की, या फिर जो आजकल मार्केट में पेपर से बनी हुई आती है वो यूज करनी चाहिए, जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, जल प्रदूषण रोकना है, जल प्रदूषण को कम करना या रोकना, वायु प्रदूषण को रोकना, प्लास्टिक की थैलियों का यूज ना करके कपड़े की थैली या फिर बैग यूज करना। तो अपन को 4 लिखने हैं, चारों लाइन में इस तरह से लाइन बना के आपको लिखने। फिर अपने पास आता है खंड सी, बी पार्ट तक अपन कर चुके हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है। तो आप लिख के देखना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अपने पास एक ट्रिक है, देखो, काले ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको लर्न करनी है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कौन सी धातु किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं, इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। देखो, काले ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ओडी। सिल्वर मतलब चांदी, और ये गोल्ड अपनी क्या है, सोना, ठीक। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो सारी क्या होती हैं, अभिक्रियाशील धातु। और हाइड्रोजन के नीचे जो धातु है वो सारी क्या है, कम क्रियाशील धातु। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। अब देखो, जिंक कहाँ है, कॉपर के ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है और कॉपर के ऊपर क्या है, जिंक। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो अब जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, और यहाँ पे कॉपर जिंक की जगह पे आ जाएगा। तो अपने पास उत्पाद क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई। अब अपने पास उत्पाद क्या बन गया, क्वेश्चन में क्या पूछा, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो क्या बन जाएगा, जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगी और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगी। उसके बाद क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। तो देखो वो भी अपन इसी से सोल्व कर लेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और इसी को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। क्वेश्चंस में कई बार क्या पूछा जाता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक लाइन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लिया H2SO4, जब इसमें जिंक मिलाई जाएगी तो अपने पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का है नीचे, जिंक का है ऊपर है, तो ये जिंक भी इसको क्या करेगी, हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेगी। दूसरा उत्पाद अपने पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को हमने क्या कर दिया, विस्थापित। यदि अभिक्रिया होती तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखें, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कॉपर और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2-2, तो ये हो गया कॉपर सल्फेट। जिंक की संयोजकता भी कितनी होती है, 2, तो ये अभिक्रिया क्या है, ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब H2SO4 सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, 2, वो किसके साथ चली गई, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो जिंक सल्फेट यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट, तो जिंक की संयोजकता भी 2 और सल्फेट की संयोजकता भी 2, तो अपने पास उत्पाद क्या बना, जिंक सल्फेट। ये हो गया संतुलित। यहाँ भी जिंक कितना है, 1, और यहाँ भी सल्फेट कितना है, 1। तो अब जब अपन अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो क्या देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ अभिकर्मक होंगे उतने ही नंबर ऑफ उत्पाद बनेंगे। जितनी अभिकर्मकों की संख्या होगी उतनी ही उत्पादों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपन ने क्या लिख दिए, 2, तो ये अभिक्रिया भी अपन ने क्या कर दी, संतुलित। ये ट्रिक आप अच्छे से लिख लो और इससे आप फर्स्ट चैप्टर में जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इजीली कर लोगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है, कौन से धातु किसको विस्थापित नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है। देखो अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी तो वो कम अभिक्रिया धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं, एक आयन, एक यौगिक के आयन दूसरे यौगिक में चले जाते हैं, उसको अपन ने क्या बोला था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये वाली ट्रिक आप पहले से उतार लो। तो ये अभिक्रिया अगर पूछ ली जाए तो ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ जिंक ने क्या किया है, कॉपर को विस्थापित किया है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापित अभिक्रिया। और फिर क्या पूछा था आपने से, यदि अभिक्रिया होती तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखे, तो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दी क्योंकि इनके अंदर अभिक्रिया होती है। फिर अपने पास क्या है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देके समझाइए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में। अगर आप पहले वाला लिखोगे, अगर आपने इसकी परिभाषा लिखी तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर। अगर आपने किसके साथ लिखा, उदाहरण के साथ, तो ही आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 1 ही नंबर मिलेगा। आजकल ये सबसे अच्छा सिस्टम हुआ है अपना कि हर क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है। पहले ये कहते थे कि मैथ में 100/100 ला सकते हैं, अब अपन साइंस में भी 100/100 ला सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके जो मार्क्स दिए हैं वो इस तरह से डिवाइड है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता और आप 100/100 ला सकते हो। अब देखो संयोजन अभिक्रिया, तो अपन क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे,
संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में क्या लिखोगे आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और इनको आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप अभिक्रिया लिखो उसको संतुलित जरूर लिखना। तो अपने पास उत्पाद क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो दो तत्व है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों तत्व मिलके क्या बना दिया, एक यौगिक बना दिया। उस अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया, संयोजन अभिक्रिया। इसी के विपरीत दूसरी अभिक्रिया अपनी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक यौगिक टूट के दो उत्पाद बना दे उसको अपन क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। सेम इसके विपरीत हो जाएगी। अब दूसरा अपना विस्थापन अभिक्रिया, देखो पूछ लिया ना विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप क्या लिखोगे, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। अभी अपन ने क्या किया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो अपने पास उत्पाद क्या बना, जिंक सल्फेट, कॉपर को अपन ने क्या कर दिया, विस्थापित। सेम इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता, क्योंकि एक नंबर की अपन ने परिभाषा लिख दी और आधे नंबर का अपन ने क्या लिख दिया, इसका उदाहरण लिख दिया। तो इस तरह से अपन पूरे नंबर इसमें ला सकते हैं। जब अधिक क्रियाशील धातु, अपने वाली ट्रिक याद करो, काली ने कार मांगी अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कौन सी धातु किसको विस्थापित कर सकती है। ये अपन ने क्या लिख दिया, इसका उदाहरण। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। तो देखो पादप हार्मोन कितने होते हैं, 4। पादप हार्मोन्स होते कौन से, जो पौधे की वृद्धि तथा पतझड़ के अंदर जो पत्ते गिरते हैं उनको रोकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन। अपने सिलेबस में 4 पादप हार्मोन दिए हुए हैं। पहला क्या है, ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिन, और चौथा कौन सा है अपना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, पहले अपन को लिखना क्या है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। पादप हार्मोन जो पौधे की वृद्धि तथा उसके लंबाई चौड़ाई को नियंत्रित करते हैं वो क्या कहलाएंगे, पादप हार्मोन। उसके बाद क्या पूछा है, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम। तो हम 2 पादप हार्मोन कौन सी लिख सकते हैं, इन चारों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हो जिसके कार्य आपको याद हो। आपको लिखना कौन सा है, जिसके कार्य आपको पता हो। ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, इस तरह से प्लांट्स होता है, इसके जो टिप पार्ट होते हैं उस पे क्या पाया जाता है, ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन पादप की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। पौधे के टिप पार्ट में कौन सा पाया जाएगा, ऑक्सिन, और ये पादप की वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा कौन सा है, साइटोकाइनिन, ये पौधे के अंदर कोशिकाओं का विभाजन करता है। क्या लिखोगे, कोशिकाओं का विभाजन करना। तीसरा अपने पास क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है, गब्बर। देखो जिब्रेलिन मतलब गब्बर, और गब्बर कैसा होता है, मोटा। तो पौधे की मोटाई को कौन नियंत्रित करता है, जिब्रेलिन, मोटाई को नियंत्रित करना। फिर क्या है, एब्सिसिक एसिड,
ये पौधे की वृद्धि को संदमन कर देता है, मीन्स पौधे की वृद्धि को रोक देता है। ऑक्सीजन का काम बढ़ाना और एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, किसी भी चीज को स्टॉप करना, किसी भी चीज को रोकना। तो ये पौधे की वृद्धि को संदमन कर देता है। देखो इसी तरह से मैं आपके लिए नई हर एक चैप्टर की वीडियो लाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हों और आपके इस तरह से पूरे चैप्टर का एक ही साथ रिवीजन करवा दूँ। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल से अपनी वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे एक दिन अपने फर्स्ट चैप्टर का पूरी इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। जो मेरे को लगेगा आपको लिखवाना है नोट्स में वो मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगी, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 अपन सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, अब अपन को क्या करना है, रिवीजन करना है और रिवीजन भी उनका करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस तरह से आप इनके आंसर लिखोगे। मानव में अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम तथा कार्य लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी अभी अपन देखो बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, मानव में अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो अपन को क्या लिखना है, देखो 1 + 2, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मानव में अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अगर मध्य तथा पश कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अब अपने से आगे क्या पूछा है, अगर मस्तिष्क के सिर्फ किसके लिखने, अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। मैं आपको पूरा करवा रही हूँ लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखना है। तो अगर मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आता है, सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है, सबसे बड़ा भाग बनाता है। सोचना, उठना, बैठना सब किससे किए जाते हैं, अगर मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड पाए जाते हैं, ठीक है, जो 2 सुनने के काम आते हैं और 2 देखने के काम आते हैं, ठीक है। 2 सुनने के काम आएंगे और 2 देखने के काम आते हैं। पश मस्तिष्क में 3 भाग पाए जाते हैं, सेरिबेलम, पोन्स तथा मेडुला। इनसे मिलके अपना मस्तिष्क बना हुआ है। अब देखो ये मैंने आपको इसलिए पूरा बताया ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए, क्योंकि अभी अगर के पूछे क्या पता पस के भी अपने एग्जाम में आ जाए। मस्तिष्क वाला पूरा ही पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो सिर्फ इसने पूछा क्या, मानव में अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो भाग कौन सा पाया जाता है, सेरिब्रम, और इसके साथ ही क्या पाया जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपन को अगर मस्तिष्क में क्या लिखना है, सेरिबेलम, तो सोचना, समझना सब कार्य कौन करता है, सेरिब्रम। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अपना जो ह्यूमन बॉडी का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो अपने जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपना तापमान पहले नापता है, उसके बाद बताता है कि आपको बुखार है या नहीं। वो किससे पता चलता है, क्योंकि अपने जो बॉडी है, अपने जो शरीर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज़्यादा है तो अपन को वो क्या कहता है डॉक्टर, फीवर है। तो अपन को इस तरह से इसके आंसर लिखने हैं। मैंने तो इसका आपको पूरा इसलिए करवाया ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश मस्तिष्क। अगर मध्य में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, अगर मस्तिष्क का, जिसके अंदर सेरिब्रम पाया जाता है,
अपन जो सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारे काम किससे होते हैं? सेरिबेलम। सेरिबरम, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये सेरिबरम है और पस में सेरिबेलम है। अपनी बॉडी का जो पोस्चर होता है, जैसे अपन खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं या टेढ़े खड़े होते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? सेरिबेलम पे। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड पाए जाते हैं, जो 2 सुनने के काम आते हैं और 2 देखने के काम आते हैं। सेरिब्रम का काम क्या होता है? सोचना, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करना। ये इसलिए शरीर का जो अगर मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये लगभग 2/3 भाग हमारे मस्तिष्क का बनाता है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से? मेंडल के द्विसंकरण संकरण के नियम को समझाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है? द्विसंकर संकरण। उसके बाद देखो मेंडल वाले से फिर पूछ लिया पृथक्करण के नियम को समझाइए। पृथक्करण का नियम, और इसमें क्या पूछा है? द्विसंकरण का नियम। तो पहले वाला देखो, द्विसंकर में क्या क्या मेंडल ने 2 प्लांट्स लिए। सबसे पहले आपने पढ़ा था ना आर वाई और वाई। ये आर किसको डिपेंड करेगा? गोल को दर्शाएगा। ये आर झुर्रीदार को दर्शाएगा और ये वाई पीला, और ये जो स्मॉल वाई है ये किसको दिखाएगा? हरे रंग को। तो मेंडल ने जब इनका आपस में संकरण करवाया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, उस F1 पीढ़ी के अंदर सारे पौधे कैसे मिले? आर वाई और वाई। मतलब ये अपनी पीढ़ी कौन सी होगी? F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी के अंदर जहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा, ये देखो ये कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है? गोल को, और ये वाई किसको कर रही है? पीले को। तो जितने भी पौधे मिले वो सारे कैसे थे? गोल तथा पीले। जब मेंडल ने इनका F1 पीढ़ी बनाई और F1 पीढ़ी वालों ने अपने आप समसंकरण किया, उसके बाद जो रेशियो आएगा वो अपन देखेंगे। तो ये मेंडल का क्या था? पृथक्करण का नियम। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? देखो एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। मैं इसका संकरण भी आपको बताऊंगी। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फिनोटाइप, कि मेंडल के नियम के अंदर जीनोटाइप द्विसंकरण के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या था। तो इसका देखो जीनोटाइप और ये अपने पास क्या है? फिनोटाइप का रेशियो क्या था? 9:3:1। इस तरह से आपको ये संकरण पूरा करना है। ठीक है, ये रेशियो आप लोगों को लर्न करना है, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो बेटा जीनोटाइप कितना हो जाएगा अपना? 12, 24, 12, 12, 1। इन सब के बीच में आपको क्या लगाना है? रेशियो लगा देना है इस तरह से। ठीक है, टोटल नंबर काउंट कर लेना। ये भी कितने हैं? 16। तो ये भी कितने होंगे? 16। फिनोटाइप क्या होते हैं? जो लक्षण अपन को बाहर से दिखाई देते हैं वो सारे क्या होंगे? फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? जो अपने जीन से संरचना बनी होती है, अंदर की जो संरचना होती है जो जीन से बनी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। देखो उसके बाद आपको करना क्या है? ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दोनों ही बना के आपको दिखानी है। तो पहले वाली जो F1 जनरेशन है उसमें अपन ने क्या लिया? RR YY। मैं आपको गैमेट्स बनाने सिखा रही हूँ, इस तरह से आप पूरी टेबल बनाओगे। फिर ये अपनी क्या है? F1 पीढ़ी। जब इस F1 पीढ़ी ने स्वपरागण से दूसरी पीढ़ी बनाई, मतलब F2 पीढ़ी बनाई, तो इसमें किस 4 तरह के जीन अपन को दिखाई देंगे। पहले अपन R को R के साथ संकरण करवाएंगे तो क्या बन गया? RY। देखो एक मैंने कैपिटल लिख रखे हैं और एक मैंने स्मॉलेस्ट लिखे हैं, दोनों में अंतर क्या होगा? जो कैपिटल वाले लिखे हैं, जो बड़े वाले लिखे हैं, ये प्रभावी होते हैं, और जो छोटे वाले लिखे हैं वो अप्रभावी होते हैं। RY। तो इससे जो जितने भी बनेंगे वो कैसे होंगे? R किसको दिखा रहा था? गोल, और Y किसको दिखाता है? पीले को। ठीक है, फिर इस R को किसके साथ करवा दो? स्मॉल y के साथ, तो R स्मॉल y। फिर इस R को किसके साथ करवा देंगे? कैपिटल Y के साथ।
और इस आर को किसके साथ करवा दोगे आप, स्मॉल वाई के साथ, इस तरह से। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, इधर भी लिखना है आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरह से आपको ये सारणी बनानी है, ठीक है। इस तरह से अपन ये बना लेंगे और फिर बाद में इसका क्या दिखाएंगे, अपन रेशियो दिखाएंगे। आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, सारी इस तरह से ही बनानी है आपको, ठीक है। आर वाई आर वाई आर वाई और आर स्मॉल वाई। फिर सेकंड, पहले इसको लिखते जाओ फिर इसको लिख दो, सबसे सिंपल यही है। इस तरह से आपको पूरी टेबल बनानी है। आर वाई आर कैपिटल वाई आर स्मॉलेस्ट वाई आर स्मॉलेस्ट वाई, इस तरह से आप पहले एक को उठा लेना फिर ऊपर वाले को लिख देना, सीधा सिंपल, ठीक है। आर वाई और आर वाई, फिर इस छोटे वाले को लो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, इस तरह से लिख लेना। ये इस तरह से बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहले इस वाले को उठा लो, आर कैपिटल वाई, फिर आर और स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई आर और स्मॉलेस्ट वाई, फिर इसको आर वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई, आर वाई कैपिटल आर और स्मॉलेस्ट वाई, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इस तरह से जो अपना रेशियो आया वो कितना आएगा, अभी अपन ने करा ना। जीनोटाइप इसका कितना आएगा, 12 24 12 12 1, ये तो आपका क्या हो गया जीनोटाइप। इसके बाद में आपको इसको रेशियो लिखना है क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने से, ठीक है। और फिनोटाइप अपना क्या आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये सारणी भी बनानी है और इसका रेशियो भी लिखना है। 9:3:3:1, टोटल कितना है 16, तो इसको भी आप काउंट कर लेना, ये भी कितना होगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही कितने हैं 16, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। पृथक्करण का नियम अभी अपन ने क्या किया, द्विसंकर, जिसमें F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी दोनों देखी। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि इसने क्या लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको दर्शाती है, जितने भी पौधे होंगे वो सारे कैसे होंगे, लंबे। स्मॉल टी किसको दिखाएगी, बौने पौधों को। ये पौधे कैसे होंगे, बौने। जब इसका संकरण करवाया गया तो अपने पास क्या मिला, टी और टी, ये इसके गैमिट्स बने। तो यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इस टी को इस टी के साथ संकरण करवाओगे तो कैपिटल टी, इस टी को इस टी के साथ करवाओगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये स्मॉल टी कैपिटल टी और ये स्मॉल टी और ये भी क्या हो जाएगी आपकी स्मॉल टी। इस तरह से देखो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो किसको दर्शा रही है, लंबे पौधों को। स्मॉल टी किसको दर्शा रही है, बौने पौधों को। तो अपने पास इसका रेशियो क्या है, देखो इसमें भी कैपिटल टी है और इसमें भी कैपिटल टी है, तो ये 3 पौधे तो कैसे हो गए, लंबे, 3:1। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, 3:1। तो कहने का मीन्स क्या है कि 3 पौधे तो कैसे होंगे, लंबे, और 1 पौधा कैसा होगा, बोना। अब देखो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप अपने पास क्या आ जाएगा, एक एकदम जो बिल्कुल लंबा है, जो शुद्ध है। ये कौन सा है, हाइब्रिड, क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो 1:2:1। एक पौधा तो क्या है, शुद्ध लंबा, और एक पौधा क्या है, शुद्ध
बोना, और दो पौधे कैसे हो गए, हाइब्रिड, जिसके अंदर लंबे और बोने दोनों पौधों के गुण सम्मिलित हैं। क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि ये भी कितने नंबर का पूछा है, 3 नंबर का। तो 3 नंबर में पहले आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, उसकी परिभाषा लिखोगे, उसके बाद ये सारणी बनाओगे, उसके बाद फिनोटाइप लिखोगे और फिर जीनोटाइप लिखोगे, ताकि अपने मार्क्स ना कटे। उसके बाद क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखो जो स्वच्छ आकाश होता है ना, अपने को नीला क्यों दिखाई देगा, ये तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करता है। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए तो जो बत्ती बनाई जाती है वो लाल रंग की बनाई जाती है, ताकि वो दूर तक पहुंच जाए। और जो नीला रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। और जब सूर्य का प्रकाश पर्यावरण के अंदर आता है तो इसके अंदर जितने भी डस्ट के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि नीले रंग में क्या हो जाता है, इसका परिवर्तन हो जाता है। और तरंग दैर्घ्य के कम होने के कारण हमें आकाश स्वच्छ नीला दिखाई देता है। फिर अपने पास क्वेश्चन क्या है कि हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, कि वर्षा से पहले आपको इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता, केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वर्षा के बाद जो बूंदें होती हैं, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उनका क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। और बूंदों का विक्षेपण होने के कारण जो बूंदें होती हैं उन पे के जो सूर्य की किरण आएगी, इस तरह से ये जो सूर्य की किरण है ये अपवर्तित हो जाएगी और परावर्तित हो जाएगी कभी। तो सूर्य की किरणों के अपवर्तन और परावर्तित होने के कारण हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्लियर। या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? देखो जब प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी माध्यम से टकराती है, और माध्यम से टकराने के बाद एक गुच्छे के रूप में वो चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कोई बंद कमरा है, उसके अंदर अगर अपन कोई ईंट निकाल लेते हैं तो आपकी जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एक सीधी रेखा में आपको जाते हुए दिखाई देंगे, प्रकाश की कण एक झुंड बना के जाते हुए दिखाई देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव। इस तरह से मान लो अपने पास कोई एक कमरा है, उस कमरे से यहाँ से आप देखना, यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है, ये इस माध्यम से टकराएंगे। उसके बाद टकराने के बाद आपको क्या दिखेगा कि जो उसके जो छोटे छोटे कण हैं, धूल के जो कण हैं, वो इस तरह से आपको गति करते हुए दिखाई देंगे एक सीधी रेखा के अंदर। और जो ये प्रकाश या ये जो कण आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। आप दोपहर, ये शाम होती है जब देखना, जहाँ अपन गाय भैंस बांधते हैं वहाँ पे बीच बीच में एक छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, उस जगह से आपको ये क्लियर दिखाई दे सकता है, वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? समझाइए। क्योंकि तारों में खुद की लाइट नहीं होते, तारे हमें अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए। सबसे मेन आपको क्या लिखना है, अपवर्तन। क्योंकि जब देखो सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो हमारी आंखों में अपवर्तन हो जाता है, और वो अपवर्तन हमारी आंखों पे पहुंचता है, उसके कारण तारों के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अपवर्तन के कारण अपनी आंखों में पहले पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप इसी तरह से इस चैनल पे आपका प्यार और स्नेह बनाए रखें। थैंक यू।